सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक नाजुक मसले पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समय हमारे देश में हो क्या रहा है। दरअसल बांग्लादेश में तकरीबन 2 महीने पहले हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए और उसके अंतर्गत तमाम हिंदुओं को जान माल का नुकसान का सामना करना पड़ा। इसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश से सटे हुए भारत के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा में हुई। त्रिपुरा में मुसलमानों के संदर्भ में निशाने पर लेने की घटनाएं सामने आई। आरोप लगाया गया कि बांग्लादेश की प्रतिक्रिया त्रिपुरा में हो रही है और वहां पर जहां हिंदू बहुसंख्यक है, मुसलमानों की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, वहां पर चिन्हित कर कर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। यह सिलसिला चल रहा था कि इसकी प्रतिक्रिया त्रिपुरा से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में देखने को मिली। महाराष्ट्र में रह रहे तमाम मुस्लिम संगठनों से जुड़े हुए लोगों को लगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है और उसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने महाराष्ट्र में प्रदर्शन जोरों से निकालने का आयोजन कर लिया। बंद के भी आह्वान हो गए। नतीजा ये रहा कि जो महाराष्ट्र एक ठीक ठाक स्थितियों से गुजर रहा था, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम दंगे की चपेट में आ गया। फसाद इतना ज़्यादा बड़ा कि 3 शहर जिसमें अमरावती है, नांदेड़ है, नागपुर जैसा शहर है, उसे कर्फ्यू का सामना करना पड़ा। तमाम लोगों की गिरफ्तारी, तमाम लोगों के घायल होने की खबरें हमारे साथ साया हुई। महाराष्ट्र वैसे भी एक नाजुक मसला है। नाजुक मसला यह है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसका दिग्विजय का रथ पिछले लंबे समय से देश के तमाम राज्यों में घूम रहा है, चुनावों में सफलता और भाजपा एक दूसरे के पर्याय हुए हैं, वहां पर महाराष्ट्र एक कमजोर नस के तौर पर भाजपा के सामने है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी सत्ता में नहीं है। यह अपने आप में असहज स्थितियों का बोध भाजपा नेतृत्व को कराता है। ऐसे में महाराष्ट्र के इस अशांति के भी कई मायने खोजने की कोशिश की जा रही है। जिस शिवसेना के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके जुड़े हुए नेता इस पूरी हिंसा के पीछे भाजपा और उससे जुड़े हुए हिंदुवादी संगठनों के षड्यंत्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका मानना है कि यह बौखलाहट के चलते एक सुसज्जित राज्य को अशांत करने की कोशिश है। दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि कुल मिलाकर तुष्टीकरण अब शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार का पर्याय हो गया है और कुल मिलाकर हिंदू या बहुसंख्यक इस राज्य में असुरक्षित होते जा रहे हैं। समझने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र की सियासत में हिंदू मुसलमान अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। जानने में दिलचस्पी इस बात की भी है कि क्या आने वाले समय में इसका और विकराल स्वरूप हमें देखने को मिलेगा या मामला जहां का तहां अब समाप्त हो जाएगा। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस नाजुक मसले पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गोस्वामी तुलसीदास का दिया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि इत हन इत पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अर्थात हित और अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण ज्ञान का भंडारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही, अगर उस पर यकीन करते हैं तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर इतना फसाद क्यों है। वहीं दूसरी ओर विचार ये आता है कि हित अनित की बात है तो राजनीतिक दल अपना हित जिसमें मानते हैं उसके अनुसार समय पर शांति और समय पर अशांति को अपना ध्येय बनाते हैं। जब अशांति से राजनीतिक हित पूरे होते हों तो शांति की अपेक्षा क्यों करें, और जब शांति से हित पूरे होते हैं तो अशांति के संदर्भ में आग्रह क्यों करें। तो महाराष्ट्र में जो कुछ हालात है उसमें शांति किन के लिए मुफीद, अशांति किन के लिए मुफीद, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवराय कुलकर्णी जी हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी सदी हुई राय रखते हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुधी प्रवक्ता हैं। और साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से रोशनी देने के लिए धनराज बंजारी साहब भी हमारे साथ में हैं, जो रिटायर्ड एसीपी महाराष्ट्र पुलिस हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी से करते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि उनके नेतृत्व में जिस सरकार का संचालन महाराष्ट्र में चल रहा है, क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते चीज़ें आपके नियंत्रण में नहीं रही। नागपुर, अमरावती, नांदेड़ जैसे सांस्कृतिक शहर, राष्ट्रीय गौरव के शहर इस प्रकार की खबरों के लिए समाचार पत्रों में स्थान पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ब्रजमोहन जी आप और आपकी सरकार? देखिए, सरकार की तो इसमें कोई असफलता मैं नहीं मानता हूं। एक जो इंटेलिजेंस लेक्यूना है उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, लेकिन इसके पीछे जो मूल कारण है उसको भी हमको समझना होगा। मैं
12 तारीख को आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी, उनका मैंने एक तो स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें वो कहते हैं हिंदू मार नहीं खाएगा। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये जो डरे हुए लोग हैं किसको और डराने का काम कर रहे हैं। कैसे हिंदू मार खा रहा है? मैं भी तो हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आपको क्यों नहीं डर लगता? मुझे डर क्यों नहीं लगता इस बात से? तो ये इस प्रकार की बातें कहकर जो ये माहौल को बिगाड़ने का जो काम महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसका कि आपने इसके पहले भी खुलासा कर दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब से वहां पे अगाड़ी सरकार बनी है पिछले 2 सालों से, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि हम महाराष्ट्र के लिए वैसा क्या करें जिससे कि ये सरकार या तो बदनाम हो जाए या ये सरकार अपने पद से हट जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि तीनों चीजें संभव नहीं है। ना तो ये सरकार हटने वाली है, ये अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और इसके बाद के चुनाव भी हमारी सरकार की जीतने की पूरी संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जो बातें करती है, इस पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने जो भी पूछी वो भी मैं स्पष्ट कर दूं जी। त्रिपुरा में एक कोई घटना घटती है जी, उसका प्रभाव महाराष्ट्र के 2-3 जिलों में आता है और वहां के जो लोग हैं वो अपनी एक पिटीशन तैयार करते हैं प्रशासन को देने के लिए, जो केंद्र सरकार तक भी पहुंचे और राज्य सरकार तक भी पहुंचे, जहां शायद उनकी मंशा ये थी उस प्रतिवेदन में कि वहां जो घटना घटी है उसकी विस्तृत जानकारी ली जाए और यदि उसमें किसी प्रकार की कोई जाति हुई हो तो उस पर कार्रवाई हो जी। अब अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करते जी। आप मुझे बताइए कि उनका आंदोलन कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो था नहीं जी। फिर भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन को करने की क्या जरूरत थी और उसके पीछे क्या कारण था, आज तक समझ में नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इससे मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि ये भारतवर्ष हम सब लोगों का है, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। जब आपको ये पता लग गया था कि 12 तारीख को वहां पर एक इस ढंग का प्रदर्शन हुआ है तो क्या जरूरत थी कि आप 13 तारीख को उसके काउंटर में प्रदर्शन करते, जबकि वो आपसे संबंधित ही नहीं था। उन्होंने आपके खिलाफ तो कुछ कहा ही नहीं था, कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो कोई उन्होंने आंदोलन नहीं किया था या रैली नहीं निकाली थी। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार का वातावरण बनाने की जो कोशिश हो रही है, इससे पूरे के पूरे देश में इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गंभीरता से सोचना चाहिए। भाजपा को गंभीरता से सोचना चाहिए। ब्रजमोहन जी, आप 3-4 बार कह चुके हैं, पर आप लोग क्या कर रहे हैं? लखीमपुर में हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश की घटना है, तो अभी आपके महाराष्ट्र में बैठे हुए सरकार में लोगों को लगा हमें भी कुछ करना चाहिए, तो महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर लिया। अभी भी त्रिपुरा में घटना हुई, आप लोग कूद कूद कर उसके समर्थन में शुरू हो गए। आप बोल रहे सरकार की क्या विफलता है? आपकी सरकार के रहते हुए मालेगांव में, नांदेड़ में, नागपुर में, अमरावती में कर्फ्यू लग रहा है, इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। आपकी सरकार लोगों के जानमाल की सुरक्षा कर पाने में नाकाम रही। क्या इस दायित्व के संदर्भ में आप अपनी असफलता नहीं मानते? एक बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई है, क्या यह सरकार की विफलता की दृष्टि से नहीं देखा जाए? और विफलता के ऐसे हालात बनाने के लिए आपको खुद जिम्मेदार न माना जाए? सरकार में बैठे हुए लोग बंद के आह्वान कर रहे हैं, जो आपके राज्य की घटना भी नहीं है, तो कुल मिलाकर राज्य की शांति के विरोधी आप खुद ही नहीं हो रहे? ये सवाल जहन में आता है। कुछ कहेंगे ब्रजमोहन जी? हिमांशु जी, बंद का आह्वान किसने किया? जी, बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने किया। और यदि आप इसे असफलता मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके तराजू में फिर केंद्र सरकार की दिल्ली को भी रख लीजिए। दिल्ली में तो प्रशासन केंद्र सरकार का था, वहां पे जो 6 रोज तक वहां पे जो दंगे चले, 55 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उस आधार पर अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो भारत की सरकार है, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह साहब, उनकी भारतीय जनता पार्टी को उनकी निंदा करनी चाहिए इस बात के लिए। दो चीजों को आप जब अलग अलग करके देखते हैं, यहीं से पता लगता है कि जो एक संतुलित जो बात होनी चाहिए वो इस देश में होना बंद हो गई है। ना उसको बुद्धिजीवी कर रहे हैं, ना जो जिम्मेदार लोग हैं वो कर रहे हैं। ये मेरा आरोप है। जी, आपका आरोप है। लखीमपुर के संदर्भ में बंद का आह्वान किसने किया था? थोड़ा इसमें भी रोशनी आपकी तरफ से मिले। अगर आप बताइए जी। एक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो कि राज्य मंत्री है, भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, वो उनकी जो नामांकित गाड़ी है और उनका नाम भी उस एफआईआर में, उनका बेटा जी एक 4 किसानों के ऊपर, जो निर्दोष किसान थे उनके ऊपर चढ़ के उनको मार डालता है और उसके साथ फायरिंग हुई है। ये सारी फोरेंसिक रिपोर्ट में आ गई है कि वहां पे फायरिंग हुई, गोलियां चली।
तो अगर उसके खिलाफ लोकतंत्र में अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी, अगर उनको ये एहसास नहीं कराया जाएगा उन किसानों को कि जी। देश में कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, तो उनका तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा। लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी राजनीतिक दलों को काम करना पड़ता है, ये उसका परिणाम था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमने किसी से हिंसा का आह्वान किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोले थे, जिसमें शक्ति हो मेरे दुकान के सामने से निकल के आए। वहां पर थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक आध मारपीट हुई, तो ऐसी इस प्रकार की बातें भी नहीं कहना चाहिए। जब आपको मालूम है कि एक माओ वहां से निकल रहा है, तो उस माओ के सामने आप बहादुर बन के खड़े हो जाते हैं और फिर आप ये कहते हैं साहब मेरे साथ अन्याय हो गया या मेरे साथ मारपीट हो गई, तो क्या उस समय उनका विवेक सो गया था क्या? ये भी तो प्रश्न सामने तो आता है। ब्रजमोहन जी का यह कहना है कि आखिर देश के जागरूक नागरिक होने के नाते, जागरूक राजनीतिक दल होने के नाते क्या हम अपनी भूमिका निभाना छोड़ दें, और देश में कुछ अनुचित हो रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया में हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। त्रिपुरा के संदर्भ में भी कुछ लोग जिम्मेदारी निभा रहे थे। त्रिपुरा में मुसलमानों पर सो कॉल्ड अत्याचार हो रहा है बहुसंख्यकों के द्वारा। महाराष्ट्र में बैठे हुए कुछ मुस्लिम संगठनों के लोग इससे बेचैन हो गए, उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन से भाजपा से जुड़े हुए लोग या हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग नाराज हो गए, ऐसी खबरें हैं। मेरे साथ में शिवराय कुलकर्णी जी, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा बहुत नाराज है और भाजपा के नेताओं के प्रति सरकार बहुत नाराज है। पूर्व मंत्री अनिल बोंडे समेत 50 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, अधिकांश भाजपा के समर्थक माने जा रहे हैं। अमरावती में इंटरनेट बंद है, कई जगहों पर इंटरनेट बंद है, इसलिए शिवराज जी फोन कॉल से हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो शिवराज जी थोड़ा पक्ष रखे। ब्रजमोहन जी का मानना है कि वो तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते, संवेदनशील राजनीतिक दल होने के नाते भूमिका निभा रहे हैं, पर आप सब लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी ब्रजमोहन जी को सुना। ब्रजमोहन जी बड़ी निराधार और तर्कहीन बातें कर रहे हैं जी। पहली बात तो ऐसी है कि वो जो कहते हैं कि मोर्चा तो भाजपा के खिलाफ नहीं था जी। हमारा कहा कहना है कि मोर्चा भाजपा के खिलाफ था जी। तो मोर्चा अमरावती की जनता के खिलाफ भी नहीं था। मोर्चा था त्रिपुरा में जो घटनाएं घटी नहीं, जी। उन अफवाहों के आधार पर एक मोर्चा निकलता है। उस मोर्चे में 40,000 लोग जमा होते, 40,000 इकट्ठा होते जी। और 40,000 लोग इकट्ठा होने वाले हैं, इसकी इतला अमरावती के पुलिस को नहीं होती है जी। इसकी खबर बात वो उनकी मालूम नहीं होती है, उनके कानों तक ये खबर नहीं पहुंचती जी। अमरावती शहर में इसके पूर्व ऐसे 3 आंदोलन बड़े हुए। अमरावती एक सेंटर बनने जा रहा है, देवबंद के आदेशों पे चलने वाला सेंटर बनते जा रहा है अमरावती जी। अब ऐसा है कि अमरावती में इसके पूर्व सीए के समय भी मोर्चा निकला था जी। सीए के विरोध में जी। उस समय भी पथराव हुआ था। अमरावती कर लोगों ने बहुत शांति से उसको सहन कर लिया। जी। उसके बाद में कोई अल्पवयीन, कोई मासूम लड़की के ऊपर अत्याचार हुए, उस दिन भी इसी तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया। उस समय भी दुकानें फोड़े गई। अब उसके साथ कोई हिंदू का वास्ता नहीं था, किसी दुकानदार का वास्ता नहीं था अमरावती का, फिर भी तोड़ी गई। फिर भी अमरावती करों ने उसको बड़ी शांति से उसको सहन किया कि चलो किसी मासूम पर अत्याचार हुआ है। वो अमरावती का नहीं था उदाहरण, कोई दूसरे राज्य का था, कश्मीर का उदाहरण था। अब कल परसों 12 तारीख को तीसरा मोर्चा निकला जी। अब ये मोर्चा तो कोई भाजपा के खिलाफ नहीं था, ये सच है कि भाजपा के खिलाफ नहीं था जी। लेकिन अमरावती के जनता के खिलाफ क्यों था? जी। क्यों अमरावती के जनता को उसमें क्यों लूटमार की गई, क्यों दुकानें तोड़ी गई, क्यों लोगों के व्यापारियों के गल्लों में से पैसे निकाले गए, क्यों रस्तों पर चलने वाली महिलाओं को अभद्र गालियां दी गई, क्यों मारपीट हुई, क्यों दहशत और आतंक का माहौल अमरावती में खड़ा किया गया? इन सवालों के क्या जवाब है ब्रजमोहन जी के पास? कहा गया था इनका इंटेलिजेंस? ये बोलते सरकार जी, जो आपके ब्रजमोहन जी से जुड़े हुए सवाल उनके तो उत्तर लेंगे ही, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आपने उस समय बताया कि ये तीसरा मोर्चा था, इस मोर्चे की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को नहीं थी, 40,000 लोग इकट्ठा हुए। तो आपसे जानना ही चाहता हूँ ये 40,000 लोग थे कौन? अमरावती की जनता के खिलाफ नहीं था, पर ये 40,000 लोग थे कौन? ये अमरावती की जनता ही तो होगी, या त्रिपुरा से या बांग्लादेश से लोग आए हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया। ये 40,000 जो संख्या आप बता रहे हैं, ये 40,000 की संख्या थी कहां की? महाराष्ट्र की थी या महाराष्ट्र से बाहर की थी?
नहीं, बाहर से भी लोग बुलाए गए थे, अमरावती के बाहर से भी, अमरावती के भी लोग थे जी पूरे जिले में से, पूरे विभाग संभाग में से लोग बुलाए गए थे। जी वो बुलाए गए, उसके लिए मेरा कोई आक्षेप नहीं है। जी वो जो ब्रिजमन जी कह रहे थे उनको निवेदन देने का अधिकार है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल उनको निवेदन देने का अधिकार है। जी मोर्चा 40,000 का नहीं 1 लाख का भी निकलता है, इज्तिमा भी होता है। किसी इज्तिमा को हमने आज तक विरोध नहीं किया। इज्तिमा में जाने वाले लोगों को पानी पिलाना, शरबत पिलाना, उनका स्वागत करना, ये कामों में हम भी लगे रहते हैं। एक धार्मिक सम्मेलन होता है और लाखों लोग जमा होते हैं, तो लाखों लोग तोड़फोड़ करते हुए नहीं जाते हैं जी। लेकिन त्रिपुरा के घटना का निषेध करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर अमरावती में जिन लोगों का इसके साथ कुछ संबंध नहीं, जो लोग अपना कारोबार शांति से कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट बनाकर उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको लूटा जाता है। इस जनता के लिए हम खड़े हुए हैं। हमारे खिलाफ मोर्चा नहीं था, मोर्चा जनता के खिलाफ था। और जनता में जो रोष आया, उसके बाद में कोई सरकार का मंत्री, कोई सरकार की पक्ष का एमएलए, कोई सरकारी पक्ष का नेता किसी भी टूटे हुए दुकानदार को, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को मिलने। शिवराज जी, मैं फिर माफी के साथ आपको बीच में रोकता हूं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा आपके तर्क को। मोर्चा जनता के खिलाफ था, ये 40,000 लोग जनता से बाहर हैं क्या जो वहां पर आए थे? इन 40,000 लोगों को क्या आप जनता में नहीं गिनते? क्या भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में अब इस देश की जनता केवल हिंदू होने के संदर्भ में है? अगर मुस्लिम समुदाय से या किन अन्य किसी समुदाय से जुड़े हुए लोग इकट्ठा होते हैं तो शिवराय कुलकर्णी जी या उनका राजनीतिक दल अब उसे जनता के तौर पर मान्यता नहीं देता क्या? ये एक सवाल जहन में आता है आपके तर्क के आधार पर, क्योंकि आप 10, 20, 50 लोगों के संदर्भ में ये बात नहीं कह रहे हैं, आप 40,000 लोगों की मौजूदगी और उस मौजूदगी को जनता के खिलाफ बता रहे हैं। तो ये 40,000 लोगों के संदर्भ में आपका आशय क्या है? क्या वो 40,000 लोग जनता से ताल्लुक नहीं रखते शिवराज जी? नहीं, रजा अकादमी, नीम आर्मी, एमआईएम और सभी राजकीय पक्षों के जितने भी बड़े मुस्लिम नेता है, इन सभी का इस मोर्चा में सहभाग था जी। अब मैं जनता के खिलाफ इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों का क्या वैमनस्य था अमरावती के दुकानदारों के साथ, अमरावती के व्यापारी समाज के साथ, रास्तों पर घूमने वाली महिलाओं के साथ क्या दुश्मनी थी? क्या किसी ने नारा लगाया था मोर्चा के खिलाफ? किसी ने मोर्चा पे पत्थर मारा था? कोई आड़े आया था? किसी ने कंप्लेन की थी? कोई तो कारण बताया जाए। और कोई कारण अगर नहीं बताया जाता है और निकलते मोर्चा वापस जाते वक्त वो अगर तोड़फोड़ करते हुए जाते हैं, तो इनमें से कोई माइका वाला ऐसा खड़ा नहीं होता उनको रोकने वाला, तेरे मत करो, ये करना अपना उद्देश्य नहीं है। तो कुलकर्णी जी, मेरा एक सीधा सवाल है, आप थोड़ा दाएं बाएं से हो रहा है, मेरा सीधा सवाल है, क्या कुलकर्णी जी का आशय यह है कि शिवसेना के नेतृत्व में जो सरकार इस समय महाराष्ट्र में अस्तित्व है, उसके अस्तित्व में आने से अमरावती क्षेत्र का जो हिंदू बाहुल्य इलाका है, उसके हित, उसके जानमाल की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है, और कुल मिलाकर उनको खतरे में पड़ा देख भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों को मजबूरी में उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है, उनके समर्थन में आना पड़ा है। सीधा सवाल आपसे कि क्या इस सरकार के आने से हिंदू असुरक्षा भाव से ग्रसित हो गया है अमरावती क्षेत्र का? आपने सवाल में ही जवाब दिया है और वो ही सटीक जवाब है जी कि 100% अमरावती में ये जो 12 तारीख को जो मोर्चा निकला था, ये हमें लगता है और दिखता है कि ये महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार के पुरस्कृत मोर्चा था। उनको इस मोर्चा पर पूरा आशीर्वाद था। ये तो पुलिस हाथ पर हाथ देकर क्यों खड़े थे? तो शिवराज जी बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हो। मेरे साथ में विक्रम सिंह जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो शिवसेना जो हिंदुत्व की, हिंदू हित के लिए पैरोकार थी। मैं ब्रजमोहन जी आऊंगा, लेकिन इस विषय पर अभी मुझे विक्रम सिंह जी की राय बड़ी जरूरी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं समझना चाहता हूं विक्रम सिंह जी, कहां से चले थे, कहां पहुंच गए आप लोग? आपके सत्ता में आने के बाद आपके पूर्व सहयोगी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी जी बता रहे हैं कि अरे इनकी सरकार आने के बाद हिंदू खतरे में आ गया। अमरावती क्षेत्र के अंतर्गत सारे लोगों ने मिलकर हिंदुओं से जुड़े हुए व्यवसायियों को निशाने पर बनाया। आपने उनके जानमाल की कोई सुरक्षा नहीं की, उनको लावारिस छोड़ दिया, और इसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी को ही उनके हित के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कहां पहुंच गए आप लोग?
हिंदू शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार में खतरे में आ गया है। विक्रम सिंह जी, किस सवाल का सामना करना पड़ रहा है आपको? हिमांशु जी, हिंदुत्व शिवसेना का हिंदुत्व वही है, लेकिन बीजेपी वाले कि सरकार नहीं बना पाए महाराष्ट्र में, तो इनके पास बस एक ही डायलॉग है कि शिवसेना का हिंदुत्व खत्म हो गया जी। और ये किसी भी तरीके से माहौल बनाना चाह रहे हैं कि देखो हिंदू खतरे में। तो क्या महाराष्ट्र में हिंदू खतरे में? अरे जम्मू कश्मीर में आप श्रीनगर से वहां से फिर हिंदू पलायन हो रहा है। मैं हरियाणा से, यहाँ पे मेवात एक इलाका है, वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। पूरे देश में हिंदू पलायन कर रहा है, तो इनको सिर्फ महाराष्ट्र दिख रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी आरोप लगाने वाली जो नीति है वो चलती जा रही है। और ये ऐसे माहौल पैदा करके, क्योंकि इनकी दो ही बातें कि वे राष्ट्रपति शासन लगा दो या सीएम का इस्तीफा मांगो, तो ये अपने राज्य जहाँ पे बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कहाँ त्रिपुरा और महाराष्ट्र, कहाँ महाराष्ट्र, तो यहाँ का इनको सुरक्षित नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश है और भी सारे स्टेट है, वहाँ का इनको जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन इनको सिर्फ महाराष्ट्र दिखता है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ ऐसा माहौल दिखाना है कि महाराष्ट्र में। विक्रम सिंह जी, सवाल तो ये आपसे उठता है ना, आप स्वयं ही बोल रहे हैं कहाँ त्रिपुरा, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ अमरावती, कहाँ मालेगांव, कहाँ नांदेड़, और 40,000 लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए लोगों के आह्वान पर, और इस बात के लिए चिंता जता रहे हैं कि भाई त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ ठीक नहीं हो रहा। इसके बाद आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर या शिवराज कुलकर्णी के बयानों पर लगा रहे हैं। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। 40,000 लोगों की मौजूदगी इस बात की चिंता को लेकर है कि त्रिपुरा में कुछ मुसलमान हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो संदेह के दायरे में कौन आएगा? भाजपा ने आह्वान थोड़ी किया था, आह्वान तो भाजपा विरोधी जितनी ताकतें उन्होंने सामूहिक रूप से किया था। क्या कहते हैं विक्रम जी? नहीं, ये तो मैंने आपसे वही कहा कि देखिए षड्यंत्र के तहत हो रहा है कि किस तरीके से सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। अब देखिए, आशीष शेलार उनके रजा अकादमी के ऑफिस में क्या कर रहा था, सारे लिंक अगर आप इसकी अगर जांच की जाएगी तो सारे बीजेपी के कनेक्शन मिलेंगे, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया है। इसमें दूसरी कोई चीज नहीं है। आप कहीं से भी इसकी मैं तो कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय की जांच होनी चाहिए और वहां से सारी जांच में सारा ये सामने आ जाएगा। इसमें पूरी साजिश मिलेगी और इस सारी की सारी साजिश ये की जा रही है कि भाई किस तरीके से इस सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। यही एक भाजपा की यही एक नीति है। विक्रम सिंह जी तो इसे अपनी सरकार के खिलाफ केवल साजिश बता रहे हैं, लेकिन उनके पास इस बात के जवाब नहीं है। मैं धनराज वंजारी जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन ब्रजमोहन जी काफी देर से हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। एक बार ब्रजमोहन जी के तर्क को सुनते हैं और फिर धनराज जी से इसके प्रशासनिक पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। जी ब्रजमोहन जी। कुलकर्णी जी जो बातें कह रहे हैं कि वहां जो 12 तारीख को हुआ उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं आपको बताऊं जी कि वहां 12 तारीख को सिर्फ और सिर्फ एक घर से पत्थर फेंकने की घटना पुलिस ने रजिस्टर्ड की है जी। इसके अलावा वहां कोई और घटना उस दिन नहीं घटी है। और ये पत्थर भी कहां से चले हैं जी? ये पत्थर वहां के जो पूर्व विधायक हैं, मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके घरों से पत्थर फेंके गए जी। इसके अलावा वहां उस दिन कोई घटना नहीं घटी है। सारी घटना 13 तारीख की है। अब आपने जो अभी एक विक्रम सिंह जी से जो प्रश्न पूछा कि त्रिपुरा में घटना घटती और महाराष्ट्र की बात आ जाती है, तो मैं सोचता हूं कि ढाका में कुछ उठापटक होती है और त्रिपुरा में रिएक्शन हो जाता है। ये भी तो एक सोचने वाला मुद्दा है। तो अगर त्रिपुरा से चल के महाराष्ट्र में भी आ रही है बात, तो ये सब एक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें पैदा की जा रही है इस देश में, उन पे निगाह रखने का काम तो भारत सरकार का भी है। कहीं भारत सरकार को भी इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं कुलकर्णी साहब से निवेदन करूंगा खासतौर से कि जब वो ये कहते हैं, आपने एक बहुत वैलिड प्रश्न किया है डॉक्टर साहब, कि जब ये कहते हैं कि वहां के जनता के खिलाफ था वो आंदोलन, तो सच बात है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी उनको जनता का हिस्सा ही नहीं मानती, मतलब मेरे विचार से शायद ये कहना ये चाहते हैं कि वो भारतीय हैं ही नहीं, तो फिर इनकी तकलीफ वाजिब है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो इस देश का राष्ट्रवादी व्यक्ति है। और इस देश ब्रजमोहन जी, मैं बात तो करना चाहता था धनराज जी से, लेकिन आपकी दलील पर ही मुझे थोड़ी सी बात करनी है। आपका ये कहना है वहां कुछ हुआ ही नहीं था, केवल एक घर से पत्थर आए थे, वो घर भी भाजपा विधायक रहे हुए अनिल बोंडे जी के घर से थे। तो एक घर से कुछ पत्थर उछले और उससे आपकी हालत ये हो गई कि आपको 3 शहरों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई, इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई। कितनी डरी हुई, कितनी दहशत में आई हुई सरकार है।
एक पत्थर उछलने मात्र से 3 शहरों में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाती है। अब ये डरना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की कुनीति का हिस्सा है जी। जो उन्होंने 13 तारीख को किया। अगर 13 तारीख को उनके सारे आप देखिए सारे फुटेज अवेलेबल है उनके, जब 2 जिम्मेदार व्यक्ति, उनकी प्रदेश का, उनका जो जिला का अध्यक्ष है वो, उनका प्रवक्ता, उनके महापौर और नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष है, वो सारे लोग मिलकर जब आंदोलन करेंगे और जब हिंसा फैलाएंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार को निश्चित रूप से नियंत्रण, सरकार को नियंत्रण के लिए काम करना ही पड़ेगा, ये उनकी दलील है। लेकिन मैं धनराज बंजारी साहब आपके पास आता हूं और आपके राज्य के हालात के संदर्भ में बतौर पूर्व पुलिस अधिकारी आपके नजरिए को समझना चाहता हूं। क्या आपको वाकई लगता है ये तात्कालिक प्रतिक्रिया है, या जिस किस्म की राजनीतिक स्तर पर संघर्ष महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से चल रहा है उसकी एक सुनियोजित प्रतिक्रिया इस घटना में आप देख पाते हैं? दोनों राजकीय दलों की तरफ से ये सुनियोजित योजनाएं हैं जी। डॉक्टर साहब, ठंड का मौसम है जिसमें आमतौर पर भारत के हर गली कूचे में आग जलाई जाती है जी। और उस आग जलाई जाने पर ये लोग अपना राजनीतिक हाथ सेकने में लगे हुए हैं। इतना सरल है। इस देश का प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन, किसी भी राज्य में संविधान को भूलकर शासन की गुलामी करना पसंद कर रहा है। ये आज बहुत दर्द के साथ बयान करना पड़ता है कि हालात इसके यही बताते हैं कि पूरे राज्यों में यही हो रहा है कि प्रशासन अपना प्रशासन नहीं रहा। क्योंकि अगर प्रशासन को मुक्त रूप से काम करने दिया जाए तो जो प्रशासन इतने बड़े नक्सल के ऑपरेशन करने में सक्षम है, वो प्रशासन हाई लेवल की हाईटेक इंटेलिजेंस निकालने में सक्षम है, वो प्रशासन महज अमरावती के कुछ गलियों का इंटेलिजेंस नहीं ले सकते। यहाँ पर खामियां तो जरूर है, लेकिन ये खामियां क्यों है कि बेसिकली अगर इसकी जड़ देखनी जाए तो हमारा प्रशासन ये राजनीतिक बॉस लोगों की गुलामी कर रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात आज माननीय शरद पवार जी का स्टेटमेंट आया है, सबने पढ़ा होगा। ब्रिज मोहन जी, मैं आपका तवज्जो चाहूंगा, कुलकर्णी साहब, शिवराय जी, आपका भी ध्यान चाहूंगा कि शरद पवार जी ने यह कहा है कि ये दंगों के पीछे पॉलिटिक्स है। भाई वाह, यही खेल केस का खेलते खेलते जिनकी उम्र गुजर गई, उस आदमी ने कहा अब इसको हम कैसे नकारे। तुम कैसे जरूरत करोगे इनके इस स्टेटमेंट को नकारने की? क्यों नहीं कबूल करते कि हमारे जहनों में पॉलिटिक्स के कीड़े इतने मचल रहे हैं कि जब तक हम लोगों के हाथ पांव आग में न जला दे, हमारी हाथ फेंकने की हवस ही पूरी नहीं हो सकती। ये सारा नतीजा बीजेपी को यहाँ सरकार बनाने को नहीं मिला। 105 एमएलए लेकर बाहर है। पूरी तरह संघर्ष महाभारत के अस्वस्थतामा के रोल में अब आ चुके हैं। आप देवेंद्र फडणवीस जी का भाषण, उनकी शैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानिए। ये अस्वस्थता पूरी है, पूरे अस्वस्थतामा की तरह ये सिस्टम चल रही है। नोबडी केयर फॉर द स्टेट ऑफ वेलफेयर टू पीपल। लोगों का क्या होगा इसके ऊपर ध्यान नहीं है। बड़ी चौंका देने वाली बात है कि नांदेड़ में, मालेगांव में और अमरावती में ही हिंदू खतरे में है, बाकी जगह पर हिंदू महफूज है। और हिंदुओं का ठेका लेने वाले जो राजनीतिक दल यहाँ पे है, उनको आत्म परीक्षण की जरूरत है। कौन सा हिंदुइज्म आप बताते हो जब हिंदुओं की बात करते हो? कि जैसे बीजेपी के एक नेता ने कहा कि हिंदू मार नहीं खाएगा। अरे भैया, हिंदू मार नहीं खाएगा का मतलब क्या है जानते भी हो? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और कैसा भी करके हिंदू मुस्लिमों में तनाव पैदा कर देना ताकि वोटों का बंटवारा कुछ अलग तरीके से हो जाए, कुछ और फैक्टर उसमें बीच में ले आना और हर मुकम्मल समय पे इसकी कोशिश करते रहना, जुनून तलाश करते रहना कि हम किस कारण का, किस वजूद का कारण जो है वो किसको बनाए और दोष किसको दे। सिर्फ दोष देने से अगर आप राजनीति सुधार सकते हो तो मालिक आप सबका भला करे, लेकिन जनता का आप पूरी तरह बुरा इसलिए कर रहे हो कि प्रशासन को आपने सत्ताभिमुख रख दिया, प्रशासन जनताभिमुख नहीं रहा। ये आज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बड़ी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं धनराज बंजारी जी। धनराज बंजारी जी को लगता है कि जो शासन है उसने प्रशासन को जनता के हितों के काम करने लायक छोड़ा ही नहीं है और उसका नतीजा इस रूप में व्यक्त हो रहा है। चाहे बात देवेंद्र फडणवीस के संदर्भ में, चाहे शरद पवार के संदर्भ में, चाहे उद्धव ठाकरे के संदर्भ में।
मैं शिवराज कुलकर्णी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि जब हिंदुत्व की बात आती थी, हिंदू हितों की बात आती थी, तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बच बच के बात करती थी, लेकिन शिवसेना ने या शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जी ने कभी संकोच नहीं किया अपनी अभिव्यक्ति को। आज उसी शिवसेना के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार चल रही है और आप जाहिर ये करना चाहते हैं कि सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि शिवसेना अब आपके साथ नहीं है, इसलिए हिंदू खतरे में आ गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले तो मुझे 2-3 जवाब भी पहले के देना है जी जरूर दूंगा, लेकिन पहले सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ। आपके सवाल का जवाब जी एकदम सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व मानती है। हमारी हिंदुत्व की परिभाषा व्यापक है। और क्रमांक 1, हमने सेना जैसा हिंदुत्व हिंदू हित की बात ये बहुत जोरों शोरों से इसलिए नहीं कही कि हमारा स्वाभाविक काम उसी आधार पर 1925 से चालू है। मूल देखा जाए तो 1925 से चालू है। शिवसेना की बात अगर कही जाए तो शिवसेना 1990 तक के बिल्कुल हिंदुत्ववादी नहीं थी। शिवसेना हिंदू की बात ही नहीं करती थी। शिवसेना मराठी आदमी की बात करती थी। शिवसेना मुंबई में बसे हुए दक्षिण भारतीयों के खिलाफ थी, मुंबई में बसे हुए बिहारियों के खिलाफ थी, उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ थी। बाद में शिवसेना ने राम जन्मभूमि का माहौल और वातावरण जब गर्म हुआ देश में, तो उन्होंने हिंदुत्व का स्वीकार किया। जिस दिन हिंदुत्व का स्वीकार किया उस दिन हमारी और शिवसेना की मैत्री हुई। आज शिवसेना ने हिंदुत्व का त्याग किया है, ये स्पष्ट है। इसलिए हमको बताने की जरूरत नहीं है। हम मूलतः हिंदुत्ववादी है। हमें कोई बताने की जरूरत नहीं। हमने हमारा ट्रैक कभी छोड़ा नहीं। हम 1925 से इसी लाइन पे चल रहे हैं, इसी धारा पे चल रहे हैं। इसलिए हमको जोरों शोरों से बताने की जरूरत नहीं। जिस समय बताने की जरूरत है उस समय हम बताते हैं। अमरावती में मेरे मित्र ब्रजमोहन जी ने जो जानकारी दी कि विधायक के घर से पथराव हुआ, ये अगर सरकार की जानकारी होगी तो महाराष्ट्र में अंधों बेरों की सरकार चल रही है। उस दिन उस मोर्चा के ऊपर एक भी पत्थर नहीं आया। उल्टा जिनके दुकान फोड़े गए, लूटे गए, ऐसे 40 FIR दर्ज हुए। उसमें के 12 लोग आज पुलिस कस्टडी रिमांड में गए हैं। 70 लोगों को उस केस में अरेस्ट किया गया है। ये मालूमात, ये जानकारी अगर सरकारी पक्ष को नहीं होगी तो सरकारी पक्ष अंधों बहरों का सरकार है, ये स्पष्ट होता है। अमरावती में एक भी पत्थर किसी ने उस मोर्चे पर नहीं उछाला। मोर्चे के खिलाफ किसी ने बात नहीं कही। मोर्चा ने उत्पात करने के बाद दूसरे दिन पूरी अमरावती की जनता के रास्ते पर आई। उनमें दहशत थी, आतंक था, उनके मन में डर था। हमें बचाने वाला कोई नहीं है इस राज्य में, इस तरह की भावना उनकी थी। भारतीय जनता पार्टी ने आह्वान किया अमरावती बंद का, और उस बंद को समूचे समाज ने, व्यापारी वर्ग ने, सभी लोगों ने अपना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। ये बात समझनी चाहिए। इसके लिए कोई जोरों शोरों से हिंदुत्व की बात कहने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा आतंक अमरावती में मचाया था कि अमरावती के लोगों को डर लगने लगा था कि अपना संरक्षण अभी कोई नहीं करेगा। पुलिस भी नहीं कर रही, सरकार भी नहीं कर रही। इसलिए अमरावती की जनता रास्ते पर आई। ये सत्य है, ये सत्य जिनको नकारना है और वालेकुम सलाम करने को आज भी जा रहे हैं वहां पर। कुलकर्णी जी, एक बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं आपसे एक सवाल के रूप में। आपने ये बताया कि जनता के बीच में ये एहसास आया कि हमारे हितों की रक्षा करने वाला इस राज्य में कोई नहीं। क्या ये एहसास अपने आप में आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं करा था? आप राज्य के इतने महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, सबसे बड़े राजनीतिक दल विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी है, और आपकी सक्रियता, आपकी मौजूदगी के बाद भी जनता के स्तर पर यह बोध आ रहा है कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए इस राज्य में कोई नहीं रहा। अपनी इस विफलता के लिए आप कितना शर्मिंदा है, क्योंकि आपने कहा कि जनता में यह एहसास आया कि उनके हितों की रक्षा करने वाला महाराष्ट्र में कोई नहीं है। अपनी इस नाकामी को लेकर कुछ गिलानी आपके अंदर है? देश में इतनी मजबूत सरकार आपके अनुसार चल रही है, फिर भी अमरावती, नागपुर, मालेगांव, नांदेड़ की जनता ये महसूस कर रही है उनकी सुरक्षा, उनके हित, उनके हक की चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। शिवराज जी, अलग निकाला, मैंने इस भाव से नहीं कहा उसको। मैंने इस भाव से कहा
कि अब जो सरकार राज्य में है जी। उस सरकार के आदेशों पर अपने को बचाने वाली कोई व्यवस्था नहीं रही है। अगर जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास नहीं रहता था तो जनता इतना बड़ा प्रतिशत नहीं देती। जी देखो, अमरावती के इतिहास में पहली बार जी पूरे अमरावती में कोई गली में भी दुकान कोई खुली नहीं थी, जी कोई छोटी टपरी में खड़ी नहीं थी। जी ये जो प्रतिशत जनता ने दिया हुआ है, जनता का हुजूम रास्ते पर आया, ये विश्वास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जताया है जी। कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खड़ी है, इसलिए भाजपा के नेतृत्व में सब लोग सामने आए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये केवल अमरावती और नांदेड़ में नहीं, तो हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं का ये विश्वास है कि अपना तारणहार भारतीय जनता पार्टी है, उनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये इसमें कोई संदेह नहीं। एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कुलकर्णी जी, हासिल क्या हुआ आपके इस आह्वान से, आपके इस प्रदर्शन से, आपके इस बंद से? आपने एक दिन के लिए बंद का आह्वान किया था, 4 दिन का बंद जनता के हिस्से में आ गया, क्योंकि 3 दिन के लिए कर्फ्यू लग गया। कुल मिलाकर इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपने आह्वान किया था। क्या इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपने ये रूपरेखा बनाई थी? कुल मिलाकर आपके साथ खड़े होने से आया क्या राज्य के हिस्से में और राज्य की जनता के हिस्से में? थोड़ा इस पर रोशनी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, ऐसा है कि 40,000 का जुलूस निकालकर गट्ठा वोट बैंक के लिए अगर तुम किसी के अनुनय के लिए किसी को दबाओगे जी, और किसी के जान माल का नुकसान करोगे तो जनता उसके लिए जवाब दीजिए। जनता ने खुद बताया जी। तो इसके ऊपर से महाविकास आघाड़ी को बोझ लेना चाहिए जी। और जो चंद्रकांत पाटिल जी का विधान है वो विधान कोई 12 तारीख का विधान नहीं है। ब्रजमोहन जी ने ये बताया कि 12 तारीख को उन्होंने विधान किया, 12 तारीख को नहीं किया। देखिए, जब जनता रास्ते पर आई, जनता ने क्रिया को प्रतिक्रिया दिया, न्यूटन के 3rd लॉ का एप्लीकेशन किया अमरावती की जनता ने। उसके बाद में जो चित्र था, उस दिन जो प्रतिक्रियाएं थी, एक महाविकास आघाड़ी के नेता ने अमरावती में 12 तारीख को जो हिंसा हुई उसका निषेध नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। इस तरह के झूठे अनर्गल उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी भाजपा के आमदार के एमएलए के घर से पथराव हुआ, ये झूठा है। ये झूठा है। कुल मिलाकर ये कहना है शिवराय कुलकर्णी जी का। मुझे ब्रजमोहन जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह जी आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, क्योंकि शिवराय जी ने यह बताया कि कुल मिलाकर आपका काम ही रंग बदलना है। उन्होंने आपकी पृष्ठभूमि में बताया कि जब आप सरकार में नहीं थे, स्थापना के बाद आपने अपने आप को मराठी मानुष का हितैषी बताया, बिहारियों के खिलाफ, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया, और जब राम जन्मभूमि का समय आया तो राजनीतिक लाभ के लिए आपने हिंदुत्व का चोला ओढ़ लिया, इसलिए भाजपा का साथ आपको मिल गया, और अब सत्ता के लिए आपने हिंदुत्व को एक बार फिर छोड़ दिया। अब आप कुछ और रंग में रंग गए। शिवराय जी ये हमें बता रहे हैं। आपकी इस मौका परस्ती, मतलब परस्ती या फिरका परस्ती, जिस भी शब्दों में इस्तेमाल करना जाए, शिवराज जी शायद बेहतर शब्द दे पाए। आपका कुछ कहना है? आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके पुराने सहयोगी, आपके निकटस्थ मित्र माननीय शिवराय कुलकर्णी जो भारतीय जनता पार्टी इस रूप में बता रहे हैं कि कुल शिवसेना की पहचान, उसका इतिहास यही है। कुछ कहेंगे विक्रम जी? हिमांशु जी, भाजपा बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की बदौलत बनती थी, ये अपनी पहचान बता रहे हैं। इनको पिछले दिन याद करने चाहिए 30 साल तक इन्होंने साथ में वहां पे साथ थी शिवसेना इनके। ये किस मुंह से कह रहे हैं? जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, बालू साहब ठाकरे ने छाती तोड़ के कहा था कि हाँ हमने मंदिर को गिराया है, ये लोग तो सारे छुप गए थे। इन लोगों ने बोला किसी एक का भी बयानबाजी दिखा दो आप, किसी एक का भी। और अब ये इस बात को ला रहे कि शिवसेना ने अपना हिंदुत्व खो दिया। मुझे बताइए कहाँ खो दिया? शिवसेना ने कौन सा हिंदू विरोधी काम किया? और इनके राज्यों में आज हिंदू क्लाइम कर रहा है कि इनके लिए डूब मरने वाली बात है, हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। जनता समझ गई है। आज देश में हिंदू क्लाइम कर रहा है और ये बात करें यहाँ बैठ करके कि हिंदू सुरक्षित देंगे राज्यों में। इनका बस आरोप लगाना है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ये कहना, माहौल फैलाना कि नहीं हिंदू खतरे में। अरे हिंदू तो तुम्हारी, हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, मेवात खाली होगा हिंदुओं से, करो ना कार्रवाई अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इन्होंने ढोंग बना रखा है सीएम विंडो, वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे दो, शिकायत कर दो भ्रष्टाचार की, उनके दूर तक नहीं रहती। इतना भ्रष्टाचार की सीमा मतलब हट रही है, हसी रहा भ्रष्टाचार है। किस मुंह से बात करते हैं? ये सारी चीजों को दबाने के
लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये थोड़े छोड़ते रहते, शिवसेना हिंदुत्व खत्म हो गया। आप मुझे एक चीज बताइए कि शिवसेना ने कौन सा हिंदू विरोधी काम किया, एक चीज बता दीजिए मुझे, एक चीज, कोई एक चीज बता दीजिए विक्रम सिंह जी, ये आपका कहना है। आपके सामने ब्रजमोहन जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं 40,000 लोगों के प्रदर्शन के संदर्भ में, जो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई संस्थाओं के आह्वान पर था, कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, उन्होंने कोई अराजकता नहीं फैलाई, उन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। ये आपके सहयोगी ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी इसी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट दे रहे हैं। शिवराज जी बता रहे हैं 50 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी, और उसी की प्रतिक्रिया में अगले दिन अमरावती की जनता ने इतना बड़ा बंद किया। इसके बाद आप हमसे पूछ रहे हैं, बताइए हमने हिंदू विरोधी कौन सा काम किया? नहीं, इन्होंने बंद बुलाने की क्या जरूरत थी जी आप मुझे बताइए। 13 तारीख को शनिवार को इन्होंने बंद क्यों बुलाया? जी, ये इसमें क्या था? इसमें तो देखो साफ नजर आ रहा है, कोई तो साजिश थी इसके पीछे। इन्होंने क्यों बुलाया? जी, इन्होंने बंद करने की इनको क्या जरूरत थी? अरे आपके सामने कितना बड़ा तर्क दिया शिवराज कुलकर्णी जी ने कि आपकी सरकार के रहते राज्य के हिंदुओं को महसूस होने लगा है कि अब उनकी कोई सुनवाई नहीं रही, उनके हक, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता करने वाला नहीं रहा, इसलिए भाजपा को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी, भाजपा को बताना पड़ा हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए ये सब करना पड़ा। आपने मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को भाई ये सब करने के लिए। अभी शिवराज कुलकर्णी जी ने बताया तो सही। ये साथ देने वाले तो बाकी राज्यों में देना, बाकी राज्यों में गिनाए कितने, मैंने मेवात का जिक्र किया, मेवात के सारा हिंदू क्राइम कर चुका है, ये वहां को जान, इनका वहां की वहां से बंद हो जाता है। और विक्रम सिंह जी जो है जब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो मेवात में ले जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के साथ सहूलियत है, वो अभी महाराष्ट्र पर ही बात करेंगे। तो ब्रजमोहन जी आपसे ही समझना चाहता हूं कि क्या ये राज्य आने वाले समय भी इस प्रकार की अशांति, इस प्रकार की अराजकता से ही गुजरेगा? क्योंकि वंजारी साहब हमारे सामने स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मामला सियासी है, इसका सामाजिकता से लेना देना नहीं है। कुल मिला के राजनीतिक दल एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसे हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी? आपकी सत्ता में बने रहने की आकांक्षा आपके अर्थात सभी राजनीतिक दलों की अब जनता के हितों को ताक पर रखने के लिए इस कदर तत्पर है कि अगर आग भी लग जाए शहरों में तो कोई गुरेज नहीं है। बात से सहमति व्यक्त करूंगा, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र सरकार के आधार पर अगर ये बात कहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार लगातार जनहित के काम में लगी हुई है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है इस मुद्दे को लेकर कि आखिर ये सरकार 2 साल तक लगातार जनता के बीच में काम करके, आप देखिए कि कोविड जैसी महामारी को उससे भी गुजर के सबसे ज्यादा प्रकरण महाराष्ट्र में आते थे, लेकिन उसके बाद भी आज महाराष्ट्र में फिर से एक नई चेतना शुरू हुई है, फिर से एक आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। इन सारी बातों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो बहुत ज्यादा परेशान है, और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के लिए तो मेरे को वो संदर्भ याद आता है जो लोकसभा में आदरणीय केसरी जी के लिए कहा गया था कि द ओल्ड मैन इन हरी। मुझे लगता है कि इनके लिए ये कहना चाहिए दिस यंग मैन इन हरी। अरे भाई इंतजार कर लो, अभी आप नौजवान व्यक्ति हैं, कुछ 2, 4, 5 साल अगर संघर्ष करना पड़े तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन उनको तो ये लगता है कि बस आज सरकार गिराऊं और कल मैं इस पर कब्जा कर लूं। ये कभी हो नहीं पाएगा। हमारी सरकार बहुत बेहतर तरीके से जनहित के काम में लगी हुई है, और मैं आपको निश्चित ये इस बात का आश्वासन भी देना चाहता हूं हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी ओर से और महाराष्ट्र सरकार की भी ओर से कि इस प्रकार की अब हिंसा हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी इसमें अब कितनी भी कोशिश कर ले। ये एक चूक हुई है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी, इसका मैं महाराष्ट्र की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, और विशेष रूप से बीजेपी के उस तत्व को आगाह करना चाहता हूं अब हिंसा करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उनके साथ कठिन से कठोर कार्रवाई होगी। मैं कुलकर्णी जी से पूछना चाहता हूं एक प्रश्न, 13 तारीख को हिंसा हुई या नहीं, इसका वो देश को जवाब दे दे। हिंसा इनके ब्रजमोहन जी मेरे 2 सवाल हैं। आपने कहा इस कार्यक्रम की एक बड़ी सफलता है, शुरुआत में तो आपने हर चीज से इंकार किया था, पर कार्यक्रम के समापन बेला आते आते आपने माना इंटेलिजेंस स्तर पर विफलता तो हुई, चूक तो हुई, आइंदा नहीं होगी, ये भरोसा आप हमें दे रहे हैं। पर साथ में आप चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, सावधान रहना, अब हम ध्यान रखेंगे। पर शुक्रवार को जब प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी बड़े पैमाने पर अराजकता हुई, लाठीचार्ज हुआ, जिसका मुस्लिम संगठनों के द्वारा आह्वान था प्रदर्शन का, कई लोग घायल हुए। आपकी ये चेतावनी केवल भाजपा को क्यों है, उन मुस्लिम संगठनों को क्यों नहीं है
जिन्होंने 12 तारीख को प्रदर्शन का आह्वान किया था और उस दौरान भी अराजकता हुई, उनके संदर्भ में आप इतने नरम, इतने दयालु, इतने कृतज्ञ क्यों हैं ब्रजमोहन जी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं चाहता था आप ये प्रश्न पूछो और इसका मैं जवाब दूं। इसके लिए थोड़ा हमको पीछे जाना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा 2012 में। 11 अगस्त 2012 को ये जो रजा एकेडमी है जी, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसमें अमर ज्योति को जलाया गया था, अमर ज्योति को तहस नहस किया गया था जी। अब आप देखिए होता क्या है कि 2014 में देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आती है। अब ये 2011 अगस्त से लेके 2014 तक क्या हुआ कि जब हमारी सरकार ने वहां के जो कमिश्नर थे उनको तत्काल उनको हटाया जी, और उसकी पूरी जांच शुरू की। और जांच करने के बाद कलेक्टर मुंबई ने उन लोगों को एक नोटिस दिया कि आपको 3 करोड़ रुपए जमा करना पड़ेंगे। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से समर्थित कुछ पत्रकार जो अपने आप को कहते थे हम देशभक्त पत्रकार हैं, तो उनका संगठन का नाम ही ये है, उन्होंने एक रिट लगा दी पीआईएल जैसी लगती है वैसे ही गतिविधियां सरकार में रुक जाती है, क्योंकि केस सब जुडिस हो जाता है। आप देखिए कि हमारी सरकार ने तो 3 करोड़ की डिमांड रखी थी, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार आती है तो वो डिमांड 36 लाख पे आके रुक जाती है कि नहीं 36 लाख रुपए की वसूली होगी। सरकार ये हाईकोर्ट में बोलती है, हाईकोर्ट कहता है नहीं ये गलत है, आप इसका फिर से मूल्यांकन करिए, बल्कि 3 करोड़ नहीं इससे ज्यादा की रिकवरी होना चाहिए। 5 साल तक देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि इसके अतिरिक्त वो फाइलें भी कहां से कहां चली गई उसका पता नहीं लगता, और जिन लोगों को पकड़ा गया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। मेरा कहना यह है कि ये जो संस्था है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी पी के ले रहे हैं, रजा एकेडमी, उनका और भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना संबंध था, क्योंकि वो दल इतना मजबूत नहीं है, वो संगठन इतना मजबूत नहीं है कि वो इतना व्यापक स्तर पर आंदोलन करवा पाता। ये जब हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको समर्थन दिया है, और ये बात सरकार के आदरणीय प्रवक्ता नवाब मलिक साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की ओर से कही है, क्योंकि इसके सारे सबूत मिले। तो ये इसलिए मैंने चेतावनी दी भारतीय जनता पार्टी को कि इस प्रकार की शरारत करना वो बंद कर दें, क्योंकि प्रशासन भी समझ गया है और जो बड़ी देर से समझे ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जो आप दावा कर रहे हो ना समझ गया है। अब आप तर्क भी जो दे रहे हैं वो तर्क ही मेरी समझ से परे हो रहा है। आप बता रहे हैं जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा किया, तब उन्होंने ऐसा कर दिया, पर आप भूल रहे हैं वो सरकार केवल फडणवीस जी की सरकार नहीं थी। माननीय विक्रम सिंह जी भी उस सरकार में बराबरी से साझेदार रहे। शिवसेना के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस शिवसेना ने भी फडणवीस सरकार को लंबे समय तक समर्थन दिया। वो तथ्य भी आपके आलोक में रहने चाहिए। लेकिन मैं फिर से नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करता हूं इस चर्चा के अंतर्गत, और धनराज बंजारी साहब आपके पास वापस लौट रहा हूं। कुछ समय का कर्फ्यू, कुछ समय का इंटरनेट बंद, क्या उस कारण को खत्म करने के लिए पर्याप्त रहेगा जो इस हिंसा की बुनियाद है? बंजारी साहब, ये आपसे सवाल है। नहीं, इससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। ये तत्कालिक रूप के लिए ठीक है कि कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद कर दो। कश्मीर में भी इन्होंने ये किया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के दाखिले के बाद इनको वो हटाना पड़ा। इस तरीके से आप आम पब्लिक को पकड़ नहीं सकते हो, उनको तकलीफें हो रही, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सारे तर्क और सारे तर्को विवाद अपनी सुविधा के तहत किए जा रहे हैं, ये हर किसी के समझ में आ रहा है। पॉलिटिकल प्रवक्ता और स्पोकमैन होने के कारण कुछ मजबूरियां होती है जिसमें कुछ बातें कहनी पड़ती है, उसके तहत ये सुविधाजन्य तरीके से बातें हो रही। लेकिन मूल रूप से ये बात है कि जहां हिंदुओं का सवाल है तो दोनों ही तरफ बनावट हिंदुइज्म की परिभाषा को लेकर ये लोग उछाल रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी सुना, प्रवक्ता जी ने कहा कि हम 1925 से हिंदू हित में आरएसएस बनाए हुए हैं और हिंदुओं को हम लोग चला रहे हैं। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, साथ ही में उनके मालूमात में इजाफा कर देना चाहता हूँ कि आरएसएस तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, लेकिन क्या आप ये प्रवक्ता जनाब जानते हैं कि हिंदू स्वयंसेवक संघ की ऑफिस धीरज शाह जी के अध्यक्षता में लंदन में स्थित क्यों है? ये मांजरा क्या है? अगर राष्ट्रीय को हिंदुइज्म आप कहते हो तो हिंदुइज्म का सेंटर देश के बाहर रखकर यहाँ पर आप हिंदू राष्ट्र निर्माण की बात जो कर रहे हो, और जिस तरीके से आपका पॉलिटिक्स और धर्म सत्ता खींची जा रही है, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता, क्योंकि संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा है। यहाँ के हिंदू जो हम है
वो सबसे पहले भारतीय है। क्या आपका विश्वास इस संविधान की चुनौती पर नहीं रहा? संविधान को आप मानते ही नहीं हो क्योंकि एक अस्पृश्य स्थान में लिखा हुआ है। और जहां तक शिवसेना का हिंदुत्व है जनाब, मैं तुम्हारी चैनल पे खुले आम ये बयान करता हूं कि उस बाला साहेब ठाकरे की सभा का मैंने बंदोबस्त किया है जिसमें बाला साहब ठाकरे कहते थे कि पूरब से उगने वाला सूरज पश्चिम से भले उग जाए मगर शिवसेना राजनीतिक चोला नहीं पहनेगी। वो शिवसेना हिंदुत्व 93 के दंगों का माजरा उठाकर अपनाती है। वो हिंदुत्व तो ये पहले वाले हिंदुत्व से और भी ज्यादा बनावटी साबित हो रहा है कि जब उसी का पल्लू पकड़ के आप सत्ता में बैठे हुए हैं, शायद आपको ये इल्म आ गया है जनाब कि अर्थ सत्ता को पाने के लिए राज्य सत्ता का होना बड़ा जरूरी है। आपको सियासत के बगैर कुछ नहीं दिखता। आप सारे सामाजिक तत्वों के लिए अंधे हो चुके हो और दोनों तरफ से हिंदुओं को मारकर हम हिंदुओं के मसीहा है, उनकी पनाह में जी जान लगा रहे हैं। इस बात को बेफजूल, बेतकल्लुफ, बेवजह उछाल रहे हो। आप कहां जाना चाहते हो? आप कहां जाना चाहते हो ये वंजारी साहब सवाल कर रहे हैं, लेकिन मैं वंजारी साहब आपसे एक आखिरी सवाल इस कार्यक्रम में पूछना चाहता हूं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी यहां बता रहे हैं कि अब हम समझ गए हैं, अब हम ताड़ गए हैं, अब हमारी जानकारी में आ गया है, इसलिए भाजपा से जुड़े हुए लोगों सावधान हो जाओ, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपसे जानना चाहता हूं कि ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी का ये तेवर, ये लहजा भाजपा के लिए कितना मददगार है? भाजपा के लिए मददगार शायद आने वाले समय में हो सकता है अगर भाजपा इसको सीरियसली ले ले। लेकिन इस तरीके की पॉलिटिकल जुमलेबाजी जो इस देश में आए दिन आए घंटा कानों पे पड़ती रहती है, वो जुमले के तहत अगर सोचा जाए तो इस बात का कोई मायने नहीं है। इन लोगों को एक आदत सी हो चुकी है नाटक के डायलॉग बोलने की और वो हिसाब से डायलॉग करके ये लोग डायलॉग ही मान रहे हैं वंजारी साहब। लेकिन मैं शिवराय कुलकर्णी जी से जानना चाहता हूं, कितना डर गए आप सत्तारूढ़ दल के संजीदा प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी की आपको दी गई चेतावनी? अब वो सब समझ गए, इस बार चूक हो गई, अब नहीं होगी। शिवराय जी कुछ करने से पहले सोचेंगे, नहीं सोचेंगे? नहीं, ऐसा है कि इनके गिदड़ धमकियों से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं जी। पहले ये अनिल देशमुख को जमानत पर बाहर लाए, है ना। इनके एक मंत्री का इसका जदीद की बात कर रहे थे अभी ब्रजमोहन जी। ऐसा है कि वाघे से लेके राठौड़ के बलात्कार प्रकरण से लेके अनिल देशमुख के जेल में जाने तक के किसी मुख्यमंत्री के नजदीक के एकदम खास आदमी को खुद का रिसोर्ट गिराना पड़ता है। और वसूलियों में अन्य मंत्रियों के नाम है, उनके धमकियों को कौन डरेगा? उनके धमकियों को हम भी डरेंगे। ये जो धमकी दे रहे हैं ना, ये हमें नहीं दे रहे, ये जनता को दे रहे हैं। ये धमकी जनता को समझती है कि किसको दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी धमकियों को नहीं डरती है। अरे हमने तो आनी बानी भी झेली हुई है, इमरजेंसी भी झेली हुई है, इंदिरा जी ने लगाई हुई। हम उसको नहीं डरते, हम बिल्कुल उसको डरते नहीं। आज का एपिसोड हिंदुत्व की परिभाषा, व्याख्या, ये चर्चा का दिन नहीं है आज का। आज अमरावती में पीटे गए हैं लोग, उनके जानो माल की रक्षा किसी ने नहीं की। आज भी सरकार के लोग जो अमरावती में आ रहे हैं, वो उन दुकानदारों की तरफ कोई नहीं जा रहे कि जो 12 तारीख के मोर्चा से पीड़ित है। आज भी सब वालेकुम सलाम करने को जा रहे हैं। कुलकर्णी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं आपके तर्क से। इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम नेतृत्व प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद है, सर्वकालिक मजबूत गृह मंत्री के तौर पर जिन्हें मान्यता लोग देते हैं, आपकी पार्टी के लोग तो कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं लगाते हैं और उनके कसीदों पर हम लोग भी विश्वास कर लेते हैं। ऐसे अमित शाह जी गृह मंत्री की भूमिका में हैं। उसके बाद इस देश में रह रहे लोग असुरक्षित हैं, अमरावती के लावारिस से हो रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आप अपने नेतृत्व पर कितना गंभीर प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं? इतना मजबूत प्रधानमंत्री, इतना सक्षम गृह मंत्री जिस देश में है, वहां की जनता असहाय, असुरक्षित, लावारिस, कुछ कहेंगे कुलकर्णी जी? कैसे महसूस कर ले रहे हैं आप? कहूंगा ऐसा है कि ये कार्यक्रम ही प्रायोजित राज्य सरकार का था और जनता का रोज जो राज्य सरकार के बारे में है। अब हम जब बात करते हैं जनता की, तो वो बोलते हैं हमें सत्ता की गड़बड़ हुई है, देवेंद्र जी बड़े उतावले हुए हैं, देवेंद्र जी की बॉडी लैंग्वेज दिखती है।
अरे भाई देवेंद्र जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तुम्हारे कोरोना की आप बात करते हो, कोरोना में सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में थी, सबसे बड़े मृत्यु महाराष्ट्र में थे। कुलकर्णी जी, मैं बीच में फिर रोकता हूं। आपने कहा प्राथमिक दायित्व राज्य सरकार का था। जो सरकार अपना प्राथमिक दायित्व निभा पाने में नाकाम है, ऐसा आप हमें बता रहे हैं और बता ही नहीं रहे, मान रहे हैं, ऐसी सरकार को अपदस्थ क्यों नहीं करते? ये आपसे सवाल है। इतनी नकारा, इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी लाचार अगर सरकार है तो उसके संदर्भ में कार्रवाई करने से आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम किसी सरकार को हम नहीं गिराएंगे। हम पहले से कह रहे हैं कि ये सरकार अपने कुलकर्णी जी, मेरा सवाल आपसे, माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, जनता मर रही है, सिसक सिसक के रो रही है, तड़प रही है, असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसा आप खुद हमें बता रहे हैं। उसके बाद जिस सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं उसको हटाने के लिए अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। आपकी बात में विरोधाभास नहीं है। आप जनता के हितैषी हैं, जनता की रक्षा के लिए समर्पित हैं, इतना मजबूत नेतृत्व देश के पास है, इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की जनता इतने असहाय तरीके से जीने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं हटाएंगे। थोड़ा समझ नहीं आ रहा आपकी बात में। नहीं, भ्रमित होने का कोई कारण नहीं है। लोकशाही में 3 दल इकट्ठा हुए हैं, उनके पास संख्या बल है और लोकशाही में चुना गया सरकार है, उस सरकार को हम नहीं हटाएंगे। वो सरकार एक तो खुद होकर गिरेगा, उनके गलतियों की वजह से गिरेगा, या तो दूसरी बात या ये महाराष्ट्र की जनता उसको गिराएगी। हम इसके लिए इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन हम सरकार नहीं हटाएंगे। हम सरकार हटाने की भाषा ना बोल रहे थे ना बोलते हैं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये आपसी टकराव नहीं है। बधाई हो आपको, शिवराज जी बोल रहे हैं वो सरकार नहीं हटाएंगे। आप कम से कम आप निश्चित हो गए जनता के लिए कुछ करेंगे। बदनाम करने का सारा काम करेंगे और प्रदेश में हिंसा फैलाने का काम करेंगे, और ये दोनों चीजें मुझे नहीं लगता अब हो पाएगी। प्रशासन समझ गया है। जी, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी आवाज सुन नहीं पाया था ब्रजमोहन जी, आपको बहुत आपत्तियां हो रही थी। अभी मौका है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, आप जो कुछ भी कहना चाहें। नहीं, मुझे आपत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो सिर्फ आदरणीय कुलकर्णी साहब को सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इनको आदरणीय राम माधव साहब का इंटरव्यू सुन लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने पूरी तौर से व्याख्या की है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपना संविधान तैयार किया। उस संविधान में यह कहा गया था आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने, मैं बता दूं सुधांशु जी को, कुलकर्णी जी को, कि हम भारतीयों को इसकी सदस्यता देंगे, भारतीयों को जी। और अगर कुलकर्णी जी कहते हैं कि भाजपा तो भारतीयों को सदस्यता दे तो रखी है। मुख्तार अब्बास नकवी मोदी मंत्रिमंडल जी में शामिल हैं। शाहनवाज हुसैन के रूप में हमें एक गंभीर राजनेता देखने को मिलता तो है। और क्या चाहते हैं आप ब्रजमोहन जी? महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक दल एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और उनकी ये बेसब्री, उनकी ये बेकरारी, बर्दाश्त न करने की सीमा अब जनता पर भारी पड़ रही है। क्या ये सिलसिला रुकेगा या अगले चुनाव तक इस प्रकार के हालात से ही महाराष्ट्र को दो चार होता रहना पड़ेगा? ये विचार का विषय है। राजनीतिक दलों के लिए ये विचार का विषय होना चाहिए कि क्या उनका सत्ता में आना जनता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर है तो तय मानिए अभी ये सिलसिला चलने वाला है। चाहे ब्रजमोहन जी कितना ही कहें कि हम समझ गए हैं, और शायद शिवराज जी जितना भी कहें कि हम डरने वाले नहीं हैं। ना आपको डरना है, ना आपको डरना है। डरना तो निरीह जनता को है, क्योंकि आपके राजनीतिक हितों के लिए बलि तो उसी को चढ़ना है। ये सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि जबकि हर दल ये दावा करता है कि हमारा आखिरी ध्येय जनता को लाभ पहुंचाना है, तो फिर जनता को उस लाभ पहुंचाने की कीमत चुकानी क्यों पड़ती है? क्या ये राजनीतिक दल इस पर विचार करेंगे? ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जनता के मनोभावों को व्यक्त करते हुए जो इस देश की सामाजिक संरचना है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, वह यह शेर व्यक्त करता है। हमारा आज का यह शेर कहता है कि मस्जिद की अजा हो कि शिवालय का गजर हो, मस्जिद की अजा हो कि शिवालय का गजर हो, अपनी तो ये हसरत है कि किसी तरह सहर हो, सहर मतलब सुबह हो। कतील शिफाई ने जो ये कहा था, ये सपना है एक आम भारतीय का जो इस देश से प्यार करता है। कुल मिला के हर चेहरे पर मुस्कान हो, ये हर भारतीय का सपना है। ये सपना साकार कब होगा, इस पर विचार करने की जरूरत इस देश के राजनेताओं को है, क्योंकि इस देश को चलाने का दायित्व उन्होंने अपने कंधों पर लिया हुआ है। क्या वो इस पर विचार करेंगे?
और विचार करके फैसला करेंगे, इसके लिए हम लोग केवल इंतजार करेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादा पढ़ो।